Good morning, students. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, better. I hope screen share हो रही होगी. Is it sharing or not? बच्चों ये chapter, as we have all done this chapter federalism, but today we'll through and the images we will revise this chapter again. Okay. Let's start with the federalism. Federalism means the central government and the state government, division of power. Both the level of the government enjoy the independent powers. है ना? हमने पढ़ चुके हैं कि जो पावर जो फेडरलिज्म है, इट इज द पावर इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ द कंट्री. ठीक है. एंड देयर आर टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, मोर देन टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, वेयर द government entire countries makes a for the national state and the area where the state government makes the laws. हम इतना पहले भी हमने रिवाइज किया हुआ है. what is what are the features of federalism? हम पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट. अच्छा, इंडिया में जो डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट है कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर यूनिट्स. ठीक है. जिसमें हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी है. तो और ये जो पावर्स है ये कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड होती हैं. एंड इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट देन द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड. ठीक है. देन कोर्ट हैज पावर टू इंटरप्रेट. सपोज अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में झगड़ा हो जाता है, तब कोर्ट को पावर है कि वो उस डिस्प्यूट को क्या करे, सेटल करे. ठीक है. देन इसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आता है? हमने पढ़ा भी है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है. दे कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द पीपल. ठीक है. रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं. और फिर डुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? जहाँ पे यूनिटी ऑफ द कंट्री है एंड अकोमोडेशन ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी है. व्हाट इन बाय डुअल ऑब्जेक्टिव? डुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है बच्चों? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? वेदांत, वेदांत, माय वॉइस इज कमिंग. आश्रिया, माय वॉइस इज कमिंग और नॉट? यस मैम, आ रही है. ओके बेटा. तो डुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डुअल ऑब्जेक्टिव, कैन एनीबडी टेल मी? Dual objective means where this unity of the country promotes and it accommodates the regional diversity. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं कि भाई टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं. टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में हम पढ़ रहे हैं एक तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जैसे कि आप देख रहे हैं यूएसए जो है वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. यूके जो है वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. only one level of the government, then the sub units subordinated. The center can pass the orders to the local government. Example, United Kingdom. ठीक है. अब हम पढ़ चुके हैं कि what is federal form of government and what is unitary form of government. तो जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके टू लेवल्स है. वो पॉलिटिकल पावर को शेयर करता है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कई बार रिजिड होता है, कई बार मॉडिफाई हो जाता है. But in unitary form of government, there is only central government. Political power rested with the central government only, and the constitution is flexible. कई बार चेंज भी हो जाता है. ठीक है. Then three set of constitution. अब हम टू क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ आइडियल फेडरलिज्म पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल ऑफ द पावर शेयरिंग. जो दोनों डिफरेंट गवर्नमेंट की जो पावर्स है ना, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अदर यूनिट्स है, इनके अंदर पावर शेयरिंग जैसी भावना भी होनी चाहिए. फिर एक दूसरे के संग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए टुगेदर, जो कि हम इंडिया में भी देखते हैं. तो आप ये देख सकते हो एक पिरामिड आपको शो हो रहा है. पिरामिड दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ बेटा. पिरामिड में क्या शो हो रहा है? पिरामिड में शो हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है. ठीक है. अभी हम देख रहे हैं, कल हमने जैसे पढ़ा कि दिस थ्रू दिस वी कैन राइट द टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म. कमिंग टुगेदर, ठीक है, एंड होल्डिंग टुगेदर. व्हाट इज कमिंग टुगेदर एंड व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर, ये हम
अब इसमें देख रहे हैं कमिंग टुगेदर का मतलब होता है बच्चों की जहाँ पे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं और अपनी एक बिगर यूनिट को फॉर्म करते हैं, जहाँ वो अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करते हैं, जहाँ वो अपनी रिटेनिंग आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स होते हैं दे हैव इक्वल पावर। एग्जाम्पल है इसका, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कमिंग टुगेदर? मैम यूएसए। स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। देन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि जहाँ पे कंट्री लार्ज है वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हो जाता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर यूनिट्स। यहाँ पे सेंटर ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू योर स्टेट्स। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स होती है फेडरेशन की, कई बार उसमें अनइक्वल पावर्स भी होती हैं। एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। We have studied about the India also, and we have studied about Belgium also in the previous chapter. Is it clear to all of you? Holding together, coming together. सबको क्लियर है? होल्डिंग टुगेदर क्या होता है? व्हाट डू यू नो होल्डिंग टुगेदर? मैम उस पे जो पावर होती है कंट्री की वो डिवाइड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट पे और स्टेट गवर्नमेंट पे। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट में पावर्स जो है वो डिवाइड है, जबकि वहां पे वो कमिंग टुगेदर में एक साथ आकर जो है वो मिलकर एक बिगर यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, या देखो यू कैन से लाइक दिस कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल, जहाँ देखो हाथ उन्होंने बहुत अच्छे से लर्न करने के लिए सिखाया कि एक साथ मिलकर। तो यहाँ पे यूएसए का उसका एग्जाम्पल है, जहाँ इतनी सारी यूनिट्स हैं, प्रोविंसेस है जो एक साथ मिलकर काम करती हैं। देन होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल इंडिया है, जहाँ पे क्या है, वेयर देयर इज डिवीजन ऑफ पावर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, अब हम चल रहे हैं कि व्हाट हैज इंडिया अ फेडरल गवर्नमेंट, मतलब व्हाट हैज मेड इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया जो है फेडरल कंट्री ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इंडिया डिक्लेयर एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। एज यू ऑल नो देयर आर इंडिया, केवल इंडिया में नहीं बल्कि बहुत सारे स्टेट्स इंडिया में है। ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 28। 28 स्टेट्स आर दिया है ना। देन इंडिया में 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है एंड पंचायत भी है। In this way, you can see here in purple there is central government, in yellow there is state government, and in red there is local self government. Clear हो गया? Then all states in India Union do not have identical powers. Example Union territories. तो इंडिया में यूनियन टेरिटरीज भी है, तो सबकी एक जैसी पावर्स नहीं है, यूनियन टेरिटरी की पावर्स अलग होती है। देन चेंजेस इन पावर शेयरिंग टू बी पास बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पावर शेयरिंग में कोई चेंज करना है तब पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी उसको चेंज कर सकती है। In case of any dispute regarding division of power, then the apex court will take the decision. और अगर कुछ भी झगड़ा इन स्टेट में, दोनों स्टेट्स के बीच में या यूनियन गवर्नमेंट स्टेट के बीच में हो जाता है, तब उसको उसका जो डिसीजन है वो कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसका डिसीजन लेती है। अब ये यू कैन से व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया में 3 लिस्ट है। वन इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंकरन लिस्ट। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो जो यूनियन जो लिस्ट होती है उसमें लगभग 100 के करीब सब्जेक्ट्स हो गए हैं। जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो राष्ट्रीय महत्व के बारे में, नेशनल इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। देन स्टेट लिस्ट में अबाउट 59 सब्जेक्ट्स हैं। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो लोकल स्टेट के लोकल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड होते हैं। स्टेट कैन ऑल्सो मेक द लॉ, राज्य बना सकता है। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, दीज आर सम सब्जेक्ट्स। आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पुलिस दिखाई दे रही है, व्यापार करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, देन एग्रीकल्चर दिखाई दे रहा है, इरिगेशन दिखाई दे रहा है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स किस में आते हैं? ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स स्टेट में आ जाते हैं। देन कंकरन लिस्ट, कंकरन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस जो वो विषय जो इन दोनों में नहीं आते हैं वो कंकरन लिस्ट में डाल दिए जाते हैं, जिसमें कि बोथ द गवर्नमेंट दे मेक द लॉस। और यदि कोई
कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तब सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कानून को माना जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एजुकेशन है, ठीक है, देन फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का आपको पीरियड दिखाई दे रहा है, अडॉप्शन है, मैरिज है, किसी ने गोद लिया है बच्चा, ये सारी की सारी जो सब्जेक्ट्स हैं ये किस में आते हैं, ये सारी के सारे सब्जेक्ट्स इसमें आ जाते हैं बच्चों, ये सारे के सारे सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में यानी कि समवर्ती सूची में आ जाते हैं। फिर एक होता है रेजिडरी पावर्स। रेजिडरी पावर्स का मतलब है ऑल सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल अंडर दीज थ्री लिस्ट, ना तो वो यूनियन लिस्ट में आ रहे हैं, ना वो स्टेट लिस्ट में आ रहे हैं, ना वो कंकरेंट लिस्ट में आ रहे हैं, देन द अनदर लिस्ट दैट इज रेजिडरी पावर्स, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, रेजिडरी पावर्स का। ये हम सारा पढ़ चुके हैं बट आई जस्ट रिवाइजिंग यू ऑल। अब हम चलते हैं कि जो सम यूनिट ऑफ इंडियन यूनियन एंजॉय वेरी लिटिल पावर। तो हमारे यहाँ जैसे कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनके पास पावर कम है, दे ट्रेस डू नॉट हैव द पावर टू स्टेट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दिस एरिया। तो ऐसे एरिया जैसे कि यूनियन टेरिटरीज है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं है बेटा। यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, इसमें स्पेशल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी होती है कि वो यहाँ पे कंट्रोल भी करता है। अब आपके दिमाग में दिल्ली जो है वो स्टेट भी है लेकिन दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी है। तो यूनियन टेरिटरी होने के कारण ये डायरेक्टली अंडर दी सम पावर्स शेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ कोई डाउट हुआ इसमें? आश्रया, कोई डाउट हुआ बेटा? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके बेटा। तो जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं जो यूनियन टेरिटरी कहलाती है वो किसके कंट्रोल में होती हैं? कौन उसको रन करता है? Central government के हाथों में होती है. Yes, central government has special power in running these areas. Clear? अब हम चलते हैं जुडिशरी की ओर। तो यहाँ पे आप जुडिशरी दिखाई दे रहा है आपको। जुडिशरी इज थर्ड ब्रांच ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। देखो इंडिया गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, वन इज लेजिस्लेटिव, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका इंडिया का थर्ड ब्रांच है, गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन है, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो आप ग्रीन में देख रहे हो वो हाई कोर्ट है, ठीक है। ग्रीन में जो आप देख रहे हो वो क्या है? हाई कोर्ट है। देन सॉरी सुप्रीम कोर्ट है। देन येलो में आप हाई कोर्ट देख रहे हैं। देन ग्रीन में आ गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गए और फिर न्याय पंचायत हो गई। तो ये इंडिया की एक चेन है। तो हु इज द टॉपर मोस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया? विच इज द टॉपर मोस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court. यस, सुप्रीम कोर्ट। देन नेक्स्ट टू सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद न्याय पंचायत होता है। तो सपोज अगर कोई न्याय पंचायत के झगड़ों जो डिसीजन दिया जाता है यदि कोई उससे संतुष्ट नहीं होता है देन पर्सन कैन मूव टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। और अगर हाई कोर्ट की भी अपील से या डिसीजन से वो संतुष्ट नहीं होता है देन द पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, ठीक है। देन जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। जो जुडिशरी होती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट डिवीजन ऑफ पावर द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। अगर दो राज्यों के बीच में झगड़ा हो जाता है या केंद्र सरकार और राज्य के बीच में झगड़ा हो जाता है तब उसका निपटारा भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है। देन यूनियन गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है हैव पावर टू रेज द रिसोर्स बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको पावर दी जाती है कि वो अपने टैक्सेस लगा सकती है टू रेज द इकोनॉमी ऑफ द एरिया, ठीक है। ये यूपीएससी आपने अभी हमने पढ़ लिया है, इसको फ्लो चार्ट में बनाने की कोशिश की गई है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट बनाता है, स्टेट लिस्ट लोकल और स्टेट इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट बनाता है। देन द कंकरेंट लिस्ट में दोनों ही कानून बनाती है। देन यूनियन लिस्ट मेक द ओनली लॉ ऑफ यूनियन, स्टेट में केवल स्टेट के बनाते हैं। और जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसमें आता है डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। और आता है ट्रेड, पुलिस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। इसमें आता है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन।
इधर ये सबको बच्चों क्लियर हो गया? आई होप यूनियन लिस्ट अच्छे से क्लियर होगी सब बच्चों को। ओके, नाउ हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? कैसे हमारे इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है? तो लिंग्विस्टिक्स, देखो इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट है, जैसे कि कल मैंने भी आपको बताया था। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब है वो राज्य जो भाषा के आधार पर बनाए गए हैं, ठीक है। देन हमारे यहाँ लैंग्वेज पॉलिसीज भी है, और हमारे यहाँ सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस भी अच्छे हैं। तो दिस इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। Here you can say the linguistic states. States have been created on the basis of language by speaking, है ना, जहाँ पे जो लोग भाषा बोलते हैं उसके आधार पे राज्य को बनाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि कल्चरल एथनिक पर बनाए गए हैं, जैसे कि नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है। इनको कल्चरल और जोग्राफिकल कंडीशन पे आधार पे बनाया गया है। यू कैन से डिफरेंट डिवीजन है। 1956 में एक स्टेट रिकॉग्निशन हुआ था, एक अधिनियम बनाया गया था, जिसमें 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, यानी कि भाषाई आधार पर भारत में कितने स्टेट्स बने? 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज which is formed on the basis of linguistic lines. Then in 1966 पंजाब split into smaller state, और पंजाब जो है छोटा सा पंजाब स्टेट और हरियाणा स्टेट, इनकी जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। लेकिन चंडीगढ़ एज ए यूटी यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी पर किसका कंट्रोल होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है। हमारी कंट्री में किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है, टू एनी वन लैंग्वेज। 22 लैंग्वेजेस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? 22, ठीक है। स्टेट हैव देयर ओन, अब हर राज्य की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। जैसे हरियाणा है तो हरियाणा में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, या जहाँ पे हिंदी क्षेत्र है, जैसे यूपी है, यूपी में हिंदी भाषा ज्यादा बोली जाती है, तो वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन सी है? हिंदी है, ठीक है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट यूज इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंग्लिश को भी यूज करती है। तो यू कैन सी दैट 22 लैंग्वेजेस, असमी है, बंगाली है, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मलयालम, उर्दू, बोडो, संथाल, देन मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली, डोगरी। ये भाषाएं हैं जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित की गई है। क्लियर हो गया सब बच्चों को? हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 22 languages are there in the Indian constitutions. Assami, Bengali, Gujarati, Odia, Punjabi, Sanskrit, Hindi, Kannada, Kashmiri, Sindhi, Tamil, Telugu, Konkani, Malayalam, Urdu, Bodo, Santali, Manipuri, then Marathi, Nepali, Maithili and Dogri. Clear? अब चलते हैं सेंटर और स्टेट के रिलेशंस कैसे हैं। बिफोर 1990 the state government did not exercise any right independently, यानी कि 1990 से पहले इंडिया में जो था स्टेट गवर्नमेंट के पास इंडिपेंडेंटली रूल करने का, एक्सरसाइज करने का कोई भी अधिकार नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार पावर को मिसयूज भी कर लेती थी स्टेट को डिसमिस करने के लिए। 1990 में एक सिचुएशन चेंज हुई और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी, ठीक है, यानी कि राज्य बनने में पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी। इसका मतलब राज्य भी इंडिपेंडेंटली अपना काम करने लगे। फिर कोलिशन गवर्नमेंट आ गई। व्हाट डू यू मीन कोलिशन गवर्नमेंट? मैम गठबंधन की सरकार, द फॉर्म ऑफ 2 or more governments. यस, फॉर्म ऑफ 2 or more गवर्नमेंट इज नोन एज अ कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार, राइट। फिर हम ये देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी हो गया। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है?
Central government has given the powers to state and other units of government. The central government powers and the state government powers shared by the local unit of the government is known as decentralization. Decentralization क्यों करना पड़ा? क्योंकि इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है. इंडिया कैन नॉट बी रन थ्रू ओनली द टू टायर. इंडिया को केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही शासन नहीं कर सकती थी. सम स्टेट्स लार्जर थे एंड जो था देन द यूरोपियन कंट्रीज इन टर्म ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन, इसलिए भी डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ा. यूपी की पॉपुलेशन तो रशिया के बराबर मानी गई है. महाराष्ट्र जर्मनी से भी बड़ा है. मैनी स्टेट्स जो है उसकी इंटरनली जो है वो डाइवर्स है. फेडरल पावर जो है वो शेयर की जाती है, इसलिए फेडरलिज्म की जरूरत पड़ी. एंड रिजल्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, दिस इज द इंडियन मैप redesigning by American CEO, where he marked the Indian state population, which is almost equal to some of the state countries. He tried to explain his employees that India is indirectly handling COVID-19 situation. So many countries about management of problem in efficient manner. So here you can see the three-tier system of India: union government, state government, and local government. ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी दो लेवल पर है. वन इज इन टाउन्स एंड सिटीज एंड सेकेंड इन विलेजेस, द पंचायती रूल्स. जो म्यूनिसिपैलिटी होती है इन अर्बन एरियाज, दैट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन बिग सिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन बिग सिटीज, म्यूनिसिपल काउंसिल इन स्मॉल सिटीज, नगर पंचायत इन द small, then ब्लॉक समितीज है ना. देन द पंचायत इन रूरल एरिया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है, ब्लॉक पंचायत होती है, विलेज पंचायत होती है. ये हम सारा कल डायग्राम पढ़ चुके हैं. ठीक है, देन हियर द टर्म्स कम. कैन एनीबॉडी रीड आउट द डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? Anybody can read? Anurag Jaiswal, you can read out, beta. Anurag Jaiswal. Vedant Joshi, can you read out? Yes, ma'am. हाँ बेटा. Decentralization. When power is taken away from central and state governments and given to local government, it is called decentralization. It is called a. तो यहाँ पे आप देखो, ऐसे भी आप इसको देखो, पिक्चर में आपको शो हो रहा है. तो यहाँ पे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है. वो अपना हाथ बढ़ाकर कुछ दे रहा है, तो कुछ दे रहा है इतनी शेयरिंग हो रही है. शेयरिंग किसके संग हो रही है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा शेयरिंग हो रही है. ठीक है, अब डिसेंट्रलाइजेशन की हमें क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनके जो लोकेलिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देने के लिए, फिर इंडिया को बेटर बनाने के लिए, इंडिया को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए भी, फिर पीपल कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, है ना. तो जितने भी मेंबर्स होते हैं ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, वो भी इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं. देन इट इंक्लूड द हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के बारे में सोचते हैं. Then it is the best way to realize the democracy, direct participation of citizen. मतलब कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ना, उसमें भी आम जनता का क्या होता है? आम जनता की भागीदारी होती है. इज इट क्लियर? इस पिक्चर से क्लियर हो रहा है बेटा? वेदांत क्लियर हो गया? मैम एक और बार समझा दीजिए. बेटा देखो, डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि देखो, लार्ज नंबर ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, उसको सेटल करने के, लोकल लोगों को सेटल करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है. फिर जो देखो यहाँ पानी भर रहे हैं लोग, है ना, तो आप पिक्चर में, सेकंड पिक्चर में देख सकते हो, लाइनें लगी हुई है. तो इस वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं आएगी ना उस एरिया में, तो उसके लिए क्या बनाई गई? लोकल गवर्नमेंट बनाई है. फिर इंडिया के जो विलेजेस हैं उनको बेटर करने के लिए भी ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी को लागू किया गया. फिर पीपल जो है, लोग जो है, इसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सके. ठीक है, देन इट हेल्प टू इंक्लूड द हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. लोगों का ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो उसमें, लोग अधिक से अधिक क्या दे सके? वोट दे सके और रियलाइज कर सके. तो हमारा तो देखो, डेमोक्रेसी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना हमारी कंट्री में, वो विलेज है. विलेज में भी चुनाव होते हैं, ये सोच के चलना है आपको. हर जगह कंट्री में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं. समझ आ गई बेटा? यस मैम. ओके बेटा, अब इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. नीड फॉर अमेंडमेंट्स इन डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992. 1992 में जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कानून बनाया गया था, तो उसमें क्या कहा गया था कि वहाँ पे जो इलेक्शंस हैं वो डायरेक्टली हेल्ड होने चाहिए, है ना. तो वो ये इसलिए
ये मतलब पहले क्या होता था कि जब 1992 से पहले क्या होता था कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती थी दे वर सेटअप बट दे वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब बिल्कुल भी टोटली इंडिपेंडेंट नहीं थी। इसलिए 1992 के अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ी। फिर इलेक्शंस भी रेगुलरली नहीं होते थे। फिर जो लोकल गवर्नमेंट होती थी दे डोंट हैव पावर एंड रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, अपनी उनके ना तो पावर थी और ना उनके पास कोई रिसोर्सेज थे, एंड दे वर वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म। तो हम ये कहेंगे कि टर्म्स में डिसेंट्रलाइजेशन बहुत कम था। कब किससे पहले भी थे, विच ईयर 1992। 1992 से पहले। ठीक है, तो मेजर स्टेप लिया गया। तो यहाँ पिक्चर में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शंस रेगुलरली। तो यहाँ देखो वोट देने जा रहे हैं लोग, है ना, तो चुनाव को रेगुलरली बनाया गया। फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की गई, SC ST OBC इनके लिए रिजर्वेशन सीट कर दिया गया। फिर जो वुमेन्स हैं उनके लिए 1/3 सीट रिजर्व की गई। महिलाओं को भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में उनकी जो जो सीटें हैं वो कितनी कितनी रिजर्व की गई, हाउ मेनी सीट्स, Some 1/3 reservation for women. yes, 1/3 seats were reserved for the women's. Then एक इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो कि इन चुनाव का रेगुलरली, इस पे 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं बट एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं उनके लिए रेगुलर पंचायत जो थी वो उनके लिए एक इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। फिर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल बॉडी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने कुछ पावर्स और कुछ अपने रेवेन्यू किससे शेयर करेंगे, लोकल बॉडी से। लोकल बॉडी भी रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती थी परंतु उसको हेल्प किससे मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से। तो पहला क्या है, रेगुलर इलेक्शंस होंगी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होंगी SC ST के लिए, और थर्ड क्या होगा, रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स। ठीक है, और फिर पंचायत होंगी जिसके लिए इलेक्शन कमीशन होगा। म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस के लिए भी स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया, गठन किया गया, चुनाव आयोग का गठन किया गया। और राज्य क्या करेगा, और द स्टेट विल डू, आशिया। They share their power and give revenue to the local government bodies. Yes, they will share the power and give the revenue to the local self body. Here you can see the local self body. रूरल एरिया में पंचायती राज होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट विलेज लेवल है, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल होता है और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। इसको हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, फिर अर्बन एरिया में नगर पालिका होती है जो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, म्यूनिसिपैलिटी टाउन्स में होती है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी सिटीज में होती है। इज इट क्लियर, वेदांत क्लियर हो गया? Yes, ma'am. तुलसी कोरी, तुलसी कोरी, तन्नू क्लियर हुआ बेटा? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? Is it clear? Okay. यहाँ पे आप देखते हैं कि लोकल रूरल लोकल गवर्नमेंट है, तो यहाँ पंचायती सिस्टम है, फिर यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत है। इज इट क्लियर? विलेज में क्या होता है, वार्ड 1 है, वार्ड 3 है, जहाँ पे कि पंच होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, है ना, सरपंच होते हैं, पांच पांच हो गए और 5 के सरपंच, उस पे जो हेड होता है वो सरपंच होता है। वोटिंग बाय ग्राम सभा, ग्राम सभा की वोटिंग कैसी होती है, ऑल द एडल्ट मेंबर ऑफ विलेजेस 18 और अबव द एज 18 हैव गिवन राइट टू वोट। उनको क्या दिया गया है, राइट टू वोट का अधिकार होता है ना। मैंने पहले ही बता चुकी हूँ आपको, ये बात पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को कि राइट टू वोट दिया जाता है। ओके, देन पंचायती सिस्टम होता है ना। देन पंच एंड सरपंच, देखो ये 5 प्यारे आपको दिखाई दे रहे हैं और उनमें जो पगड़ बैठे हुए जो सामने बीच वाले व्यक्ति है वो सरपंच है, तो इसी में से चुना जाता है उनको। ठीक है, जो विलेजर्स होते हैं देखो
जो ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं पुरुष दिखाई दे रहे हैं वो विलेजर्स हैं, और जो कि मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत होते हैं, क्योंकि वो मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि चुनाव हो रहे हैं, चुनाव होता है। ये कौन चुनाव होते हैं? विलेजर्स चुनते हैं। और उसमें कौन होता है? सरपंच होता है, पंच होता है, और एक क्या होता है? सरपंच होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके बेटा, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, तो पूरा हमने कर लिया है। जिला परिषद चेयरपर्सन, ठीक है, रिकैप्चुलेशन। तो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर? कितने बच्चों को चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया है? देखो, जो जिला परिषद है उसमें लोकसभा के मेंबर्स भी होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी होते हैं, एंड अदर ऑफिशियल्स भी होते हैं। ओके, आई होप ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा बच्चों आपको। यस बोलो, यस या नो? Yes, ma'am. चैप्टर आपको समझ में आ गया है। आज इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको गूगल क्लासरूम में दूंगी और वीडियोस भी शेयर करूंगी। आर यू सीइंग माय वीडियोस इन द गूगल क्लासरूम? आप देख रहे हैं? Yes, ma'am. Okay. Why I'm sending this video to you all, so that you can recapture the chapter again, ताकि आप उसको दोबारा से पढ़ सके, आपको आगे एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। मैम हाँ, यस मैम मैम को ये बोल रहा था कि मैम अभी उत्तराखंड के मैम जो मिनिस्टर है मैम उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? बेटा, मे बी सम इंटरनल प्रॉब्लम्स, उनका अपना कोई वो हो। हमारी कंट्री में ऐसा प्रोविजन बनाया गया है कि वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, और मे बी उन्होंने जो है वो जो रिजाइन किया है वो मे बी का डिविजन। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। तो ठीक है बच्चों, अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए, किसी को कोई और डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। रिकैप्चुलेशन में देखते हैं कि ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो प्रधान होता है, यानी कि सरपंच होता है। ब्लॉक समिति का जो प्रमुख का जो हेड होता है वो प्रमुख होता है, बीडीओ भी कहलाता है। फिर जिला परिषद का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ठीक है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में यू कैन सी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, मगर महानगर पालिका होती है, देन नगर पालिका, नगर पंचायत। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। हेड ऑफ द म्युनिसिपल सिटी का जो हेड है वो कौन होता है? चेयरपर्सन होता है। और जो बड़ी सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसका हेड कौन होता है? Mayor. मेयर होता है। ठीक है, यू कैन सी हियर द स्मॉल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो स्मॉलर एरियाज होते हैं वो म्युनिसिपल चेयरमैन होता है, और जो बड़ा एरिया होता है, लार्जर एरिया होता है, उसका जो हेड है वो तो कौन होता है? मेयर होता है। इज इट क्लियर? अब इसका पॉजिटिव पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़े? हमारे ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है कि व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। This new system of local self government is largest experiment in democracy in the world. There are not 36 lakhs elected representative panchayat and all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. The constitutional status of the local body has helped to deepen the democracy in our country. तो हमारे कंट्री में ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी है ना, विलेज है, विलेज से फिर जो है पंचायत है, देन जिला परिषद है, देन इस अगर हम देखें तो इंडिया में छोटे लेवल से ही डेमोक्रेसी स्टार्ट हो जाती है, और वो हमें पॉजिटिव इफेक्ट देता है। और महिलाओं को जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया, हाउ मच रिप्रेजेंटेशन हैज बीन गिवन टू द वुमेन? Some 1/3 seats are reserved for women. यस, लेकिन कुछ कमियां भी पाई गई हैं, लोकल सेल गवर्नमेंट की ड्रॉबैक्स पाए गए हैं कि कई बार चुनाव जो है वो ढंग से नहीं हो पाते हैं, रेगुलरली नहीं हो पाते हैं। देन स्टेट गवर्नमेंट कई बार पैसा नहीं देती है लोकल गवर्नमेंट को। देन नॉट हैव गिवन एडिकेट रिसोर्सेज, कई बार उनको प्रॉपर रिसोर्सेज भी नहीं दी जाती हैं। वी ऑल दस स्टिल अ लॉन्ग अवे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा बच्चों। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको
मुझसे पूछ सकते हैं if you have some problem.